नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। नई दिल्ली में सीएम धामी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने राज्य के सर्वांगीण विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की और उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री से रानीखेत और लैंसडाउन छावनी क्षेत्र को नगरपालिकाओं के साथ विलय करने के साथ ही धारचूला जोशीमठ के सैन्य हेलीपैड को आरसीएस हवाई सेवा के तहत उपयोग करने और रुद्रप्रयाग जिले में सीएसडी कैंटीन खोलने का भी अनुरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के आपदा एवं राहत कार्यों में भारतीय वायुसेना की सेवाओं के लिए देश शुल्क को माफ किए जाने का अनुरोध किया। सीएम धामी के इन प्रस्तावों पर सकारात्मक आश्वासन देने के लिए सीएम ने केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। सीएम धामी ने कहा कि इन निर्णयों के साथ प्रदेश तेजी से आगे बढ़ेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, सीएम धामी ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की है, ऐसे में किन विषयों पर चर्चा की गई? देखिए शिखा, बिल्कुल सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत की है, मुलाकात की है और कई विषयों पर चर्चा हुई है राज्य से जुड़े। हाल में जो है उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री से प्रस्ताव रखा है कि रानीखेत और लैंसडाउन छावनी को नगर पालिकाओं के साथ विलय किया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने धारचूला और जोशीमठ के सैन्य हेलीपैड को आईआरएस हवाई सेवा के अंतर्गत उपयोग करने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह मांगा है। इसके साथ साथ राहत और आपदा कार्यों के लिए भी भारतीय वायुसेना की सेवाओं के लिए देय शुल्क को माफ किए जाने का मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया है। अगर देखा जाए तो उन्होंने सड़क मार्ग से राज्य की महत्वपूर्ण नंदा देवी राजराज यात्रा का मुख्य मार्ग है, उसके लिए 12 वर्षों से आयोजित होने वाली महत्वपूर्ण यात्रा 2026 में प्रस्तावित है, जिसको लेकर भी कहा कि वह भी इस यात्रा में सम्मिलित हों। इसके लिए भी उन्होंने उनसे आग्रह किया है और प्रस्तावों को लेकर सकारात्मक कार्रवाई की आश्वासन जो है रक्षा मंत्री की ओर से दिया गया है। तो यानी कि माना जाए कि जो प्रस्ताव जिन मुद्दों पर जो है चर्चा हुई है उन पर आने वाले वक्त में जो है राहत मिल सकती है। जी योगेश, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मां नंदा देवी राजरात यात्रा को लेकर अधिकारियों संग चर्चा की। सीएम ने अधिकारियों से यात्रा को लेकर अब तक की गई तैयारियों का फीडबैक लिया। वहीं सीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि यात्रा की बेहतर व्यवस्थाओं के लिए जनप्रतिनिधियों, नंदा राजजात यात्रा समिति के सदस्यों और हितधारकों के सुझाव अवश्य शामिल किए जाएं। साथ ही बैठक में संबंधित अधिकारियों को यात्रा के सफल संचालन के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन के भी निर्देशित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल को बीजेपी विधायक खजान दास ने ऐतिहासिक कार्यकाल बताया। साथ ही उन्होंने हाल ही में हुई हेली दुर्घटनाओं को लेकर भी कहा कि मुख्यमंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं, इसके लिए जल्द ही एसओपी तैयार की जाएगी। भाजपा विधायक खजान दास जी हमारे साथ मौजूद है। विधायक जी, जिस तरह से 11 सालों की उपलब्धियां आप लोग गिना रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने 11 साल में ऐतिहासिक कार्य किए, किस तरह के कार्य आप देख भी रहे हैं? क्योंकि विपक्ष तो इन सवालों से नाखुश नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि 11 सालों तक सिर्फ जुमले दिए। मुझे इस बात का अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि विपक्ष 11 साल में कुछ काम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो किए गए उनको देखती नहीं है। यानी कि उनको चश्मे की आवश्यकता है और वो नंबर अपना चेंज करवा लें और चश्मा पहन लें, जिससे साफ साफ उनको दिखाई देगा। मैं कहना चाहूँगा कि 11 साल के अंतराल में आप हरिद्वार जाते थे, आपकी सरकार में 2 घंटे हरिद्वार जाने के लिए लगते थे, जब प्रिंस चौक से आप रोड बेज की बस को पकड़ते थे। आज की डेट में आप 45 मिनट में जा रहे हैं। आप सड़कें मुख्य विकास की धारा है। यातायात की सुविधा जब ठीक होगी तो हमारा विकास भी तीव्र गति से होगा। और आज 45 मिनट में पहुंच रहे हैं। अन्य सड़कें देखिएगा, ऑल वेदर रोड बन रही है, हमारी बन करके तैयार होने वाली है और उसके बाद जो उसका भव्य उद्घाटन होने वाला है। उनको विकास दिखता ही नहीं। ऐतिहासिक काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं। जिनको आवास नहीं था, जो आवास विहीन लोग थे, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे, ऐसे लोगों को आवास देने का काम किया। और अभी भी जब इस समय का चुनाव हुआ 2024 का, तो 3 लाख आवास देने की बात की गई है और दे रहे हैं। तो इसलिए मुझे तो लगता था कि कांग्रेस तो एक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं,
किंतु विपक्ष के साथ साथ उनको ये देखना चाहिए कि जो सत्यता है उसको नकारना नहीं चाहिए। लेकिन 11 साल के जो कार्य हैं उनको आप जनता तक किस रूप में पहुंचा रहे हैं, किस तरह से पहुंचाने का काम कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लगातार बैठकें कर रहे हैं। हम पहले जिला की कार्यशाला, प्रदेश की कार्यशाला हुई, जिले की कार्यशाला हुई, और फिर उसके बाद जो मंडलों की कार्यशाला हो रही है, और उसके बाद हम शक्ति केंद्रों में जाएंगे, और शक्ति केंद्र से फिर बूथ में जाएंगे। हम प्रत्येक व्यक्ति को आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने विकास किया है भारत के हित के लिए, जनहित के लिए, उनको पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। पंचायत चुनाव के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की? देखिए, पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सजग रहता है, तैयार रहता है। पंचायत चुनाव में हमारी तैयारी पहले से ही चली आ रही है, और हम समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया करते हैं, और उनको सजग रहने के लिए हम लोग उनकी ऐसी तैयारी करते रहते हैं ताकि कार्यकर्ता अपनी कर्तव्य को न भूले, और समय समय पर हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व है उनको पैनीधार देता रहता है। और चाहे चुनाव छोटे हो चाहे बड़े हो, हम सजगता से चुनाव को लेते हैं, और हम चुनाव को हम कभी भी आगे जो हमारे सामने खड़ा है उसको हम कमज़ोर नहीं आंकते। इस तैयारी के साथ हम जीरो से लेकर के आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई साहब, क्योंकि चारधाम यात्रा लगातार जारी है, ऐसे में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं का जो ग्राफ है वो पिछले कई सालों में बढ़ता हुआ नजर आया, मौतों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आया। सरकार कितनी गंभीर है और किस रूप में अब आप आगे की नीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल है। इसको देखते हुए जिस तरह से दुर्घटनाएं घट रही है, हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे हैं, और ये जो है बहुत दुखदायी विषय है हमारे उत्तराखंड के लिए भी। और अभी जो केदारनाथ में जो घटना घटी है वो बहुत ज़्यादा दुखद है, किंतु सरकार ने इसको संज्ञान में ले लिया है, और संज्ञान ने साफ साफ निर्देशित किया है, जो हेलीकॉप्टर की कंपनियां हैं उन लोगों को कह दिया है कि आप पूरी जांच पड़ताल के साथ, और पूरी एक जांच कमेटी बनाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। तो मुझे लगता है कि अब आगे ऐसी कभी कभार घटनाएं होती है वो बात दिगर है, परंतु लगातार जो घटनाएं हो रही है ये कहीं ना कहीं कम से कम इस बात को मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। खजान दास जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर और प्रधानमंत्री 11 सालों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में राज्य गठन से लेकर अब तक 129 मलिन बस्तियां बसी है, जिसमें हजारों परिवार निवास कर रहे हैं। कई बार हाई कोर्ट तो कई बार एनजीटी ने रिस्पना और बिंदाल किनारे हुए अतिक्रमण पर कार्रवाई के आदेश दिए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की गई। अब हाई कोर्ट ने कई शब्दों में सरकार से सवाल किया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि 30 जून तक कार्रवाई कर दी जाएगी, जिसे लेकर मौजूदा वक्त में राजनीति हो रही है और निगम की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। राजधानी देहरादून में बिंदाल किनारे हुए अतिक्रमण पर कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट से 30 जून तक का समय लिया गया है। लिहाजा अब कार्रवाई के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या तय समय पर अतिक्रमण को साफ किया जाएगा। पिछले दिनों हाईकोर्ट से हुई सुनवाई में कोर्ट में हल्फनामा देकर कहा गया कि 30 जून तक चिन्हित अतिक्रमण पर कार्रवाई कर दी जाएगी, जो मौजूदा वक्त में आसान बिल्कुल भी नहीं दिखता है। देखिए, रिस्पना नदी और बिंदाल नदी पे एलिवेटेड रोड बननी है, क्योंकि शहर का ट्रैफिक जिस तरह से जो है बहुत ज़्यादा जो है बोझ पड़ रहा है और बाधित हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। इसलिए जिस दिन ऑलवेदर रोड जो हमारी बन रही है और एलिवेटेड रोड जो बन रही है और बन करके तैयार हो रही है, जब ये चालू हो जाएगा तो इसका ट्रैफिक का भार बहुत ज़्यादा देहरादून के शहर के ऊपर पड़ेगा। इसलिए दोनों तरफ से हम बाईपास बना रहे हैं, एक तो रिस्पना नदी के ऊपर से और एक बिंदाल नदी के ऊपर से। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं दोनों किनारों में, उनको भी देखा जाएगा। उनको जो मुआवजा देने की बात चल रही थी उसके ऊपर भी बात होनी है, परंतु ऐसे किसी को तब तक उजाड़ा नहीं जाएगा जब तक कुछ न कुछ हम उनको बसाने का काम, एक तरफ तो हमारी सरकार आवास देने की काम कर रही है, दूसरी तरफ से आवास उजाड़ने का अगर काम करेंगे तो तर्कसंगत नहीं है। देहरादून नगर निगम, ऊर्जा निगम, जल संस्थान और सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम ने बिंदाल किनारे अभियान चलाकर 850 से ज्यादा अतिक्रमणों की पहचान की थी,
चिन्हीकरण के बाद सभी को नोटिस जारी किया गया और आपत्तियां मांगी गई थी। जानकारी के अनुसार सैकड़ों की संख्या में आपत्तियां मिलने के बाद अभी तक उस पर सुनवाई नहीं हुई, जबकि 30 जून को अब बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं हैं। फिर कार्रवाई कैसे होगी, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। अधिकारियों से भी बात करेंगे, मैं मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा। और वैसे बस्तियों को मैंने पहले भी मालिकाना हक की बात कही है और आज भी कह रहा हूँ कि कम से कम इनको मालिकाना हक मिल जाना चाहिए। बस्तियों को अगर बसाने का काम किया तो आखिरकार हम ही लोगों ने किया, चाहे किसी भी की सरकार रही होगी, हमने उनको बसाने का काम किया, उजाड़ने का काम तो नहीं हो सकता। इसलिए कहीं न कहीं उनके साथ न्याय होना चाहिए। देहरादून में चिन्हित 129 मलिन बस्तियां हैं और हैरानी की बात तो ये है कि ज्यादातर भवन रिस्पना और बिंदाल नदियों के फ्लड जोन में बने, लिहाजा बरसात के दिनों में इन घरों पर खतरा मंडराता रहता है। यही वजह है कि हाईकोर्ट ने कई बार कार्रवाई के आदेश दिए, लेकिन 2018 के बाद सरकार के तीन बार अत्यादेश लाकर मलिन बस्तियों को सुरक्षित कर लिया गया। लेकिन इन सब के बीच इस बार अब कार्रवाई नहीं होती तो फिर कोर्ट के सामने सरकार को जवाब देना होगा और बताना पड़ेगा कि आखिरकार कार्रवाई करने में दिक्कत आखिरकार क्या आ रही है। देखिए, हाई कोर्ट का जो आदेश है उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन जो सरकार की कार्यप्रणाली है उस पर जरूर प्रश्न चिन्ह है। सरकार को चाहिए था जो नदी के किनारे जो अतिक्रमण हो रहा है पहले तो उसको होने से रोकना चाहिए, और जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको परेशान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई लोग वहाँ पे टैक्स दे रहे हैं, कई लोग बिजली के बिल दे रहे हैं, कई लोगों ने रजिस्ट्रियाँ करा रखी अपनी। जो अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं, सरकार ने उनके पुनर्स्थापन के लिए क्या व्यवस्था करी है? क्या उनके लिए कोई जगह चिन्हित करी है जहाँ पे उनका पुनर्स्थापन कर उनको रहने की व्यवस्था की जाए? क्या कोई कहीं पर भूमि आवंटित करी है जो वहाँ पर आने वाले समय पे अपना घर बना सकें, या कोई मुआवजे की पेशकश करी है? मैं समझता हूँ सरकार इस दिशा में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। सरकार को राज्य की जनता जो नदी किनारे रह रही है, जो रिस्पना पुल के आसपास जो एलिवेटेड रोड बन रही है, उसकी जो जद में आ रहे हैं, सरकार को उनकी दिशा में कदम उठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अतिक्रमण हट गया और उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, लोग बिना छत के घरों से बाहर हो रहे हैं। सरकार को इस दिशा में गंभीर होना चाहिए और उनके पुनर्स्थापन के लिए कोई ऐसी ठोस रणनीति बननी चाहिए जिससे कि लोग बेघर ना हो सके। उनके पुनर्स्थापन की व्यवस्था सरकार की ओर से जल्दी करनी चाहिए। नदी किनारे बसे लोगों को जो नोटिस मिला है उससे डर और बेचैनी का माहौल बना हुआ है। लिहाजा कुछ लोग कानूनी सलाह ले रहे हैं तो कुछ लोग नेताओं की मदद की गुहार लगा रहे हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ये मानती है कि कार्रवाई से पहले इन लोगों के लिए व्यवस्था की जाए और उसके बाद कार्रवाई हो। कोर्ट के दिए हल्फनामे के मुताबिक 12 दिनों का और समय बचा हुआ है। इस बीच अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट में सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई की जाएगी या फिर हाई कोर्ट से फिर से समय की मांग की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में अतिक्रमण सिर्फ राजधानी में ही नहीं बल्कि नैनीताल के हल्द्वानी में भी है, जिसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। निगम ने नोटिस दिया है जिस पर राजनीति हो रही है और कांग्रेस के नेता स्थानीय लोगों के साथ जिलाधिकारी पहुंचकर नोटिस का विरोध किया। नहीं चलेगी, हिंदुस्तानी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नैनीताल के हल्द्वानी में नगर निगम के रसिया नाला में बसे लोगों को खाली करने का नोटिस दिया गया है, जिस पर राजनीति हो रही है। नोटिस मिलने के बाद कांग्रेसी नेता ललित जोशी के नेतृत्व में पीड़ित कई लोग उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां नारेबाजी करते हुए प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया। इस हल्द्वानी में सालों से रकसिया और ये नाले सालों से हैं, कोई नई बात नहीं है। आज तक उनका नालों का, क्योंकि देखिए हल्द्वानी फूट हिल है, आप कितना ही आप चौड़ीकरण कर लें, कितना ही आप तोड़फोड़ मचा लें, लेकिन इसका स्थायी निस्तारण नहीं है। ये मेरा कहने का मतलब है, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि आप इनका स्थायी निस्तारण करिए। आप काठगोदाम से सारे नालों का निस्तारण करके सीधा गोला में डालिए। आप 50,000 की आबादी को तोड़ देंगे। आपने काठगोदाम में भेज दिया, आपने दमोह ढूंगा में भेज दिया, आपने आवास विकास में भेज दिया, सुभाष नगर में भेज दिया, लाल डाट में भेज दिया, बमोरी में भेज दिया, बिटोरिया में भेज दिया, नीचे आपने नोटिस भेज दिए वहाँ आपके 3 पानी तक। सबको उजाड़ दोगे? अरे किसी को छत दे नहीं सकते तो उजाड़ने का अधिकार तुम पर नहीं है।
पहली बात। दूसरी बात मेरा कहना ये है, देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक में बहुत पैसा है। जमरानी बात, केंद्र सरकार का पैसा आ रहा है, पता नहीं आ रहा नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ढोल तो उसका बहुत पीटा जा रहा है। अरे जमरानी बात में डाल दो ना इस प्रोजेक्ट को भी, वहां से निस्तारण करवा दो इसका, सारे नालों का। तोड़ फोड़ कोई हल थोड़ी है। सरकार को अगर ज्यादा ही हो रही है तो मैं तो सोचता हूँ कि डिपार्टमेंट बंद कर दो, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट बंद कर दो, एक तोड़फोड़ डिपार्टमेंट बना लो। लोगों का कहना है कि प्रशासन केवल कांग्रेसी लोगों को ही टारगेट कर रही है। वहीं उप जिला अधिकारी राहुल शाह ने बताया कि जो रसिया नाला है उस पर लोगों ने अतिक्रमण किया है, लिहाजा उन्हीं लोगों को नोटिस दिया गया है। अधिकारी का कहना है कि नोटिस इसीलिए दिया गया है क्योंकि बरसात के दिनों में जब नाला उफान पर होता है तो मकान टूट जाते हैं और ये लोग मुआवजा लेने आते हैं। इसमें एक स्वयं समिति बनाई गई थी पिछले वर्ष जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, जब आपदा आई थी और देवखड़ी नाले में जनहानि भी हुई थी। कई नालों में कई अत्यधिक परिवारों के घरों में मलबा भी भर गया था, कई घर भी पूर्णतः क्षतिग्रस्त भी हुए थे। काफ़ी संख्या में सैकड़ों लोगों को अन्य स्थानों पर अस्थायी शिविर के माध्यम से रखा भी गया था। हर साल वर्षा की अवधि में ये संभावना बनी रहती है कि अत्यधिक नाले के प्रवाह होने की दशा में जनहानि और आपकी भवन हानि की संभावना बनी रहती है। उसी के दृष्टिगत सभी नालों का डिटेल सर्वे करवाया गया, ड्रोन वीडियोग्राफी करवाई गई, राजस्व रिकॉर्ड में चेक किया गया और ये पाया गया कि कई व्यक्तियों के द्वारा देवखड़ी नाले में, रसिया नाले में जो उसकी रिकॉर्डेड चौड़ाई है, जो उसकी नक्शे में चौड़ाई है, उस चौड़ाई को कम करते हुए उसको संकुचित कर दिया गया है और कई लोगों ने वहाँ पर निर्माण करके उसको अवरोध कर दिया गया है। उस अवरोध की वजह से अत्यधिक वर्षा की स्थिति में पानी दाएं बाएं अन्य आवासीय भवनों में घुसता है और आपका हानि पहुँचाता है। उसी के सबको नोटिस दिए गए, जिनको चिन्हित किया गया उनको नोटिस दिया गया कि अपने नाले के ऊपर से अतिक्रमण स्वयं हटा दें। उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने कहा कि इन लोगों को पहले ही बता दिया गया है कि नाले पर अतिक्रमण है। 400 से अधिक लोगों को नोटिस दिया गया है जिन लोगों ने नाले के ऊपर अतिक्रमण किया है और उसको जल्द से जल्द खाली करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता को टारगेट नहीं किया गया है। लोगों के माध्यम से बनाना चाहता हूँ कि मेरा वार्ड नहीं है, मेरे वार्ड के समेत 7 वार्ड और हैं, उसमें 7 पार्षद इस वार्ड की चपेट में आ रहे हैं। दमट हुआ के 3 वार्ड, मल्ली बमोरी, तल्ली बमोरी, खाम, बिठोरिया, रक्कजिया, कलचिया नाला, कहाँ तक ये जाता है 7 वार्ड को प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मुझे जो हमारी क्षेत्र की सामान्य जनता ने बताया कि सर हमारे बनभुलपुरा और आवास विकास और आपके सुभाष नगर के बाद कि हमारे वार्ड में भी नोटिस आ गया है। तो वो हमने नोटिस पढ़े तो अच्छा खासा लोगों का टूट रहा है। हमें बड़ा दुख है इस बात का कि मांग किया कि भैया हम सरकार से कहेंगे कि क्यों तोड़फोड़ कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। और जो कि निगम ने 4 टेंडर ला के रक्कचे नाले की सफाई भी करी है, रक्कचे नाले की सफाई करिए, गहरा करिए उसको, ये विकल्प है, उसका तोड़फोड़ कोई विकल्प नहीं है। उप जिलाधिकारी का कहना है कि प्रशासन से जो भी सहायता की जाती है वो की जा रही है, लेकिन बरसात से पहले सभी को अतिक्रमण हटाना होगा। कुछ समय बाद मॉनसून की एंट्री होने वाली है, लिहाजा जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। लेकिन अतिक्रमण कार्रवाई से कांग्रेस नेताओं में नाराजगी है। आरोप है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो कहीं भी अतिक्रमण कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट हॉर्नबिल टीवी। हिल्लाशाही नहीं चलेगी, हिल्लाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में लगभग 70,000 कर्मचारी आउटसोर्स या संविदा के आधार पर कार्यरत हैं। इनमें से उपनल के माध्यम से लगभग 21,000 कर्मचारी विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग में विभिन्न खंडों में आउटसोर्सिंग के तहत कार्य कर रहे कर्मचारियों ने मांगों को लेकर विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तरकाशी में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जनपद उत्तरकाशी में लोक निर्माण विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों ने लोक निर्माण विभाग के 80 ऑफिस में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों का कहना है कि एजेंसियों और ठेकेदारों ने श्रमिकों की मजदूरी में पूर्ण भुगतान और ईपीएफ और ईएसआई में घोर भ्रष्टाचार किया है। हमारा मेन मुख्य कारण यहाँ पर धरने में बैठने का ये कि शासन से हमारे आदेश हो रखे हैं। 11 अगस्त 2023 में पहले हमारा जीएम पोर्टल क्या आदेश था, उत्तराखंड सरकार ने जब प्राइवेट एजेंसियों ने बहुत शोषण किया कर्मचारियों को, तो उन्होंने एक जीएम पोर्टल बनाया कि जीएम पोर्टल के माध्यम से और सोर्स भर्ती होगी। उसका शासन आदेश 11/8/2023 को मुख्य सचिव महोदय ने किया था।
हमारे लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इस जियो में हमें दिक्कत आ रही है, इसमें आप लोगों को नहीं हो सकता है। उसमें उन्होंने काफ़ी दिक्कतों का हवाला दिया। फिर शासन में उस जियो को गया, फिर हम लोगों ने प्रयास किया। फिर अभी 2.5 महीने पहले दूसरा शासन आदेश जारी हुआ है, परंतु उसके लिए भी ये कह रहे हैं कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है। इनके समझ में तो हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ वही आता है कि प्राइवेट ठेकेदारों को से काम कराएं, 10 आदमी लगा करके 50 आदमी को 100 आदमी को भुगतान निकालें। ये सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हो रखा है लोक निर्माण विभाग के अधिकारी। इसलिए हमें लगता है कि इसलिए ये सब जियो का पालन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जेएम पोर्टल का जो आदेश है उसमें पारदर्शिता है और पारदर्शिता के अनुसार लोक निर्माण विभाग अधिकारी कार्य करना नहीं चाहते हैं। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। पहले मिली शिकायतों के आधार पर सरकार ने प्रकरण पर संज्ञान लिया और आउटसोर्सिंग भर्ती के लिए पोर्टल बनाया गया, जिसमें श्रमिकों को दैनिक संविदा पर करने के आदेश दिए गए। पर उत्तरकाशी लोक निर्माण विभाग ने उन्हें आज तक नियुक्ति नहीं दी है, जिसके कारण 744 मेट बेलदार बेरोजगार हो गए हैं, जिसके कारण उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हमारा एक 11/8/2023 को एक जियो निकला था, जिसमें इनको जो है बड़ी दिक्कत आ रही थी। दूसरा एक जियो निकला हमारा 30/3/2025 का निकला नई जियो, जिसमें जो है सरकारी एजेंसी एक जो प्रयाग पोर्टल एजेंसी है उसमें रखने का प्रावधान है। ये सरकार का जो है आदेश है और जो है शासन देश आदेश भी लागू हो चुका है, लेकिन 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है यहाँ के जो अधिकारी हैं, डिवीजन के अधिकारी है, उसको जो है फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। ये कहते हैं कि हमारे समझ में नहीं आता है। जब इस शासन के जो अधिकारी बड़े अधिकारी यहाँ बैठे 1.5-2 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, इनकी समझ नहीं आएगी तो क्या जो आम जनमानस है, जो आज छोटे कर्मचारियों को समझ में कैसे आएगा। तो इस तरह से हमारा जो है लगातार जो है यह कहना है कि जब तक हमारी मांग का निराकरण नहीं होता है तब तक हमारा आगे भी उग्र आंदोलन होगा। कितने लोग हैं आप पूरे? हमारे जो है वो से पूरे प्रदेश में 744 मेट बेलदार है। उत्तरकाशी में हमारे कम से कम 80-90 कर्मचारी है। अगर मैं एक बहुत चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर 3 बजे से पहले यहाँ पर डीएम कार्यालय से या अधीक्षण अभियंता यहाँ पर नहीं आते हैं तो हमें मजबूरन होकर जो है रोड जो 4 धाम यात्रा चल रही है, गंगोत्री हाईवे जो रोड है, हम इसको जो है 3 बजे बाद इसको जाम करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तरकाशी के जिलाध्यक्ष की और यहाँ पर जो अधीक्षण अभियंता की, इनकी संपूर्ण जिम्मेदारी इनकी होगी। कि जो भाजपा सरकार है उस भाजपा सरकार का यहाँ दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो शासन आदेश ये हो चुके हैं, इनको प्रयाग पोर्टल या जेएम पोर्टल के माध्यम से इनको रखा जाए। जितने भी बेल आउटसोर्स के बेल और मेट जितने भी हैं उन सबको बेलदार और मेट जितने भी हैं उनको रखा जाए। किंतु स्थिति ये है कि ज़िले के जो आला अधिकारी हैं, एक्शन हैं, एससी हैं, वो लोग इनको कर्मचारी के रूप में नहीं रखना चाह रहे हैं। आखिर क्या कारण है, ये सवालिया निशान इस विभाग पर, जो पीडब्ल्यूडी का विभाग है, उस पर खड़े होते हैं, यहाँ के अधिकारियों पर खड़े होते हैं और सरकार पर भी खड़े होते हैं। क्योंकि अगर शासन आदेश होने के बावजूद इनको नहीं रखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। हम इनके पूर्ण समर्थन में और जिस प्रकार का भी आंदोलन इनके माध्यम से आगे किया जाएगा उसके लिए कांग्रेस इनके साथ रात दिन हर समय खड़ी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मजदूरों ने आरोप लगाया है कि जिले के अधिकारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन अब अगर मांगों की अनदेखी की गई तो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम कर दिया जाएगा, जिसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।